नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग गणित शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमारा ये पहली क्लास है। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स खुद से बनाना है। खुद से का मतलब है कि आपको अपने हाथों से लिखना है, अपनी ही राइटिंग में लिखना है, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। मैं आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम लिंक पर, ये जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने पहले से इसको डाल दिया है, बस अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है वो फाइनल मत समझना, मैं बाद में और शिक्षण वीडियो की वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी मेरे पास में जो मैटर अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गणित शिक्षण विधियों के बारे में। तो सबसे पहले कि क्या कारण है कि हमको गणित शिक्षण पढ़ना पड़ता है, या इसे गणित शिक्षण विधियों को क्यों पढ़ना पड़ता है। सवाल तो ये रहता है सबके माइंड में। तो हमारे पास में या सभी के लोगों के पास में एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि गणित शिक्षण, यानी कि गणित शिक्षण का मतलब यही है कि विधियाँ जो है कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को समझ में आ सके, चाहे काफ़ी अच्छा बच्चा हो या फिर कमज़ोर बच्चा हो। लेकिन अगर उनको समझाने का तरीका सबसे बेहतर होगा, क्योंकि सभी लोग एक तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो सबको अलग अलग तरीके से समझाना पड़ सकता है। लेकिन अब क्लासरूम में अगर 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना भी कठिन काम है ना। 40 बच्चे हैं तो 40 को पढ़ाना भी एक साथ अलग अलग तो कठिन काम है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन पे हम लोग एक ऐसा जनरल मेथड यूज़ करेंगे कि सबके लिए काम आ जाए, ठीक है। तो यही हम लोग देखने वाले हैं कि गणित शिक्षण किस किस प्रकार से कराया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करें। सबसे पहले किसकी बात करें, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो आपने देखा होगा अपने सिलेबस में कि आंकड़ों का प्रबंधन जो है एक नया टॉपिक जुड़ा है रीट लेवल 1 में, है ना। हम लोग रीट लेवल 1 की बात कर रहे हैं, तो आंकड़ों का प्रबंधन आपका नया टॉपिक जुड़ा है। तो सुन लेना ध्यान से कि इस वाली वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो में आंकड़ों का प्रबंधन मैं आपको बाद में अलग से करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स जो है वो मेरे पास में जो है वो पहले के नोट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर आप लोग देख लेना, यहाँ आपके स्क्रीन पर शो होगा कि गणित शिक्षण में क्या है। सबसे पहले आपके सिलेबस में लिखा हुआ था कि आपका 5वां जो यूनिट है ना, गणित की प्रकृति क्या है। किसके बारे में, कि गणित की प्रकृति क्या है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में गणित की एवं तर्क शक्ति के बारे में बात करें। अभी हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करें तो पाठ्यक्रम में, सिलेबस में गणित की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है सिलेबस में हमारे। जैसे कि हमारे जो मैकाले के बाद में जो मतलब जो सिस्टम आया, एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर क्या है कि गणित सब्जेक्ट को रखा है। तो क्या कारण है, गणित सब्जेक्ट को रखने का क्या उचित कारण है, क्यों रखा गया है, क्या गणित कारण सब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में हम लोग गणित में जो है, जो पाठ्यक्रम की जो हमारा महत्ता है ना, सिलेबस में इंपॉर्टेंस है किसकी, मैथमेटिक्स की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में गणित की भाषा क्या है, क्या बात करेंगे हम लोग कि गणित की क्या लैंग्वेज है, किस भाषा में गणित बात करती है। मतलब ये गणित की जो हम नॉर्मल से बात करें तो सांकेतिक भाषा में बात करती है, तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सांकेतिक भाषा किस किस प्रकार से हो सकती है। और उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं सामुदायिक गणित के बारे में। क्लियर है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं पहले यूनिट में, यानी कि पहला यूनिट का मतलब कि शिक्षण विधियों में पहला यूनिट। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक विधियों, औपचारिक विधियाँ कौन कौन सी है, कि गणित शिक्षण कराने के लिए कौन कौन सी विधियों का हम लोग उपयोग करने वाले हैं। औपचारिक मतलब कि हम लोग फॉर्मल फॉर्म में और इनफॉर्मल के रूप में कौन कौन सा शिक्षण के तरीके लेने वाले हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग मूल्यांकन, यानी कि एग्ज़ाम जो करवाते हैं, है ना, किसी भी बच्चे को कि उसने कितना सीखा है, अगर उसके बारे में हमको समझना है या उसके बारे में हमको जानकारी निकालनी है बच्चे के बारे में कि भाई उसने कितना अध्ययन कर लिया और कितना उसको आता है, तो हम लोग मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद में हम लोग ये देखने वाले हैं कि शिक्षण की क्या समस्याएं होती हैं, गणित को पढ़ाने के लिए क्या क्या समस्याएं रहती है। जैसे कि मैं अभी आपको रिकॉर्डेड मतलब ये आपका पीडीएफ के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ एक अलग समस्या है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्लासरूम में अगर पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे गणित पढ़ाने के लिए क्या क्या समस्याएं रहती है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे त्रुटि विश्लेषण के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं, त्रुटि विश्लेषण और शिक्षण और अधिगम से संबंधित
ठीक है, जो भी हम लोग इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग को सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, आप लोग ये ना माने कि अभी कुछ स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर कुछ भी समझ में ना आया अभी तक तो भी कोई टेंशन वाली बात मत लेना कि अभी तक समझ में हमको नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो हमारे पास में क्या होता है कि गणित को अगर हमको पढ़ाना है ना, अगर गणित को हमको पढ़ाना है तो इसके 3 भाग होते हैं। अगर हमको गणित को पढ़ाना होता है तो इसके कितने 3 भाग होते हैं? मेन जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। अब सवाल ये कि 3 भाग कौन कौन से, है ना, कि गणित को पढ़ाने के लिए हमको अगर टीचिंग मेथड में जाना है ना, तो सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ को जो शिक्षण कराना है हमको 3 अलग अलग पोर्शन में डिवाइड रहता है। सबसे पहला जो होता है वो शिक्षक केंद्रित। कौन सा? शिक्षक केंद्रित। इसमें क्या होता है कि जो सेंटर जो होता है वो शिक्षक होता है। सेंटर शिक्षक होने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी होगा, है ना, इसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है, अपने जो गुरु जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि एक्टिव रोल में होते हैं। एक्टिव रोल का मतलब कि मैं जो कुछ भी कराऊंगा, मैं बताऊंगा आपको मेरे अकॉर्डिंग, या मैंने आपको जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मतलब टीचर जो होता है ना, शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सक्रिय भूमिका में होता है। मतलब टीचर के इर्द गिर्द ही काम होगा। मतलब जैसे कि मैंने आपको सब मेथड बता दिए, तरीके बता दिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो मैंने जो आपको कहा है जो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग काम करोगे, तो ये क्या कहता है कि आपका कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण कहलाएगा। शिक्षक मतलब टीचर के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो गौण या निष्क्रिय होता है। गौण या निष्क्रिय होने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, अलग से नहीं होती है। मतलब जैसे मैंने कि हम लोग एसएस वगैरह पढ़ाते तो क्या होता है कि टीचर पहले पढ़ा देंगे, टीचर पढ़ाएंगे, स्टूडेंट क्या होता है कि वहाँ पर उस टाइम पे सिर्फ स्टूडेंट को वही करना होता है, स्टूडेंट को सिर्फ वही करना होता है जो टीचर कहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शिक्षक केंद्रित शिक्षण। ठीक है, उसके बाद में अगले हम लोग बात करें तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण। ठीक है, किसकी बात करें? विद्यार्थी केंद्रित। विद्यार्थी केंद्रित क्या होता है? इसमें मेन रोल जो होता है वो स्टूडेंट का होता है, विद्यार्थी का होता है। मेन रोल किसका होता है? स्टूडेंट का होता है, विद्यार्थी का होता है इसमें। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि इसका अधिकांश जो भी काम करेगा, है ना, वो स्टूडेंट है, वो मेन लीड रोल में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्रिया आधारित विधि। मतलब स्टूडेंट क्या करता है कि करके सीखता है। स्टूडेंट क्या करेगा कि जो कुछ भी काम करेगा वो करेगा, उसको मतलब उसको खुद अपने हाथों से करेगा, चाहे फॉर्मूले बनाने हो या कुछ और करने हो, अपने तरीके से सॉल्व करेगा। ठीक है, मतलब करके आधारित सीखने की विधि जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्यार्थी केंद्रित विधि। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में आता है तकनीक आधारित विधि। कौन सी? जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपने घर पे, मैं अपने घर पे। यहाँ ध्यान से समझना कि आप भी एक्टिव रोल में हो, आप भी एक्टिव रोल में, क्योंकि आपके बिना कुछ के काम नहीं हो सकता है। ठीक है, आप भी एक्टिव रोल में हो और मैं यहाँ से अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक एक्टिव रोल में हूँ, सक्रिय भूमिका में हूँ। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग, है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। तो हम यहाँ पर हम दोनों के बीच में एक ऐसा माध्यम काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हम दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा माध्यम काम कर रहा है जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हो। तो उसको कहेंगे हम लोग तकनीक आधारित। क्या बोलेंगे उसको? तकनीक आधारित जो विधि जो होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब कंप्यूटर की जगह अब क्या हो गए? मोबाइल हो गए हैं, या कुछ और साधन भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो प्रोजेक्टर में क्या होता है एक्चुअल में, वो तो वहाँ पर टीचर पढ़ाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ कि डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, जैसे कि किसी भी ऑनलाइन एप्स के माध्यम से आपको पढ़ा दिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका तकनीक आधारित। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट सीधा ज्ञान हासिल करता है। समझना, सीधा ज्ञान हासिल करेगा, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं। जो क्लासरूम का ज्ञान होता है, जो क्लासरूम में हमको जो सीखने मिलता है, वो इंटरनेट से नहीं सीखने मिल सकता है। क्योंकि क्लास का जो एक अलग माहौल होता है, एक अलग इन्वायरमेंट होता है, वो बच्चा जो है वो सबके साथ में एक सामाजिक तरीके से सीख पाता है। सामाजिक तरीका मतलब कि सबके साथ में बैठना कैसे है, सबके साथ में रहना कैसे है, वो इंटरनेट पर नहीं सीख सकता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने अपने तरीके से कैसे भी बैठे होंगे, है ना, लेकिन अगर क्लासरूम की बात, और मैं भी अपने तरीके से कैसे भी बैठाऊंगा, लेकिन क्लासरूम में क्या होता है? एक प्रॉपर वे होता है। शिक्षक जो होता है वो अपने मतलब बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, उसके सामने खड़ा रहता है। शिक्षक क्या होता है? उसके सामने खड़ा रहेगा। स्टूडेंट जो होते हैं वो ध्यान की मुद्रा में अच्छे तरीके से बैठ करके क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। अभी यहाँ पर क्या है? तकनीक आधारित में इन सब चीज़ों को हटा दिया जाता है, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। आप सोते सोते भी पढ़ रहे हो, आप बैठे बैठे भी पढ़ रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तकनीक आधारित शिक्षण। बोलो क्या कहेंगे? तकनीक आधारित शिक्षण बोलेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास में शिक्षण के 3 आपके जो मतलब
भाग होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग हमारा जो है वो पहला यूनिट यानी कि आपके पास में जो गणित का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स जो है वो खुद अपने स्तर पर बना लें। ठीक है, ताकि आपको क्या अलग अलग स्टाइल में बनाओ आप, या अलग अलग जिस भी तरीके से है ना स्पेशल नोट्स बना करके लिखो या पॉइंट बना करके लिखो, जो भी लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो। क्लियर है बात? चलिए, तो हम लोग अब बात करें हम लोग गणित का शाब्दिक अर्थ के बारे में। तो भाई गणित का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गणित के शाब्दिक अर्थ के बारे में, मतलब कि शब्दों में गणित को क्या क्या या किस भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम लोग सब जानते हैं कि भाई गणित का मतलब क्या है, सीधा गणना करना। गणित का मतलब क्या होता है? गणना करना होता है। गणित का मतलब क्या है बोलो? गणना करना। गणने का मतलब कि भाई जोड़ बाकी गुणा भाग। एक नॉर्मल भाषा में हम लोग गणित का मतलब सिर्फ ये समझते हैं, लेकिन सच नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सच नहीं है कि गणित का मतलब सीधा जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, ये सच बिल्कुल भी नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि अगर मान लो जैसे कि अगर आपने कोई बाइक चलाई है ना, सभी लोग चलाते हैं बाइक, है ना, बाइक वगैरह सभी लोग चलाते भी है, सबने देखा भी होगा। तो हम लोग अगर रास्ते पे अगर बाइक चला के जा रहे हैं, अगर कोई गाड़ी जा रही है हमारे आगे, तो हम क्या करेंगे? कोई गाड़ी हमारे आगे जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको उसको ओवरटेक करना होता है, क्या करना होता है? अगर हमको उसको ओवरटेक करना होता तो हम लोग क्या करेंगे बोलो? उस गाड़ी की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। भाई अब बोलेंगे आप हमारे पास कैलकुलेटर थोड़ी ना होता है कि कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान समझना कि हमारा क्या होता है, दिमाग उस साइड वाली गाड़ी को देखता है कि भाई कितनी स्पीड से जा रहा है, फिर अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे उसके बाद में अपनी जो भी स्पीड रहेगी उसको क्या करेंगे, या तो कम करेंगे या फिर क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। भाई देखेंगे कि अगर वो मान लो अगर वो 60 की स्पीड से चल रहा है, क्या कह रहा हूँ कि अगर वो 60 की स्पीड चल रहा है और अगर हम लोग मान लो 50 की स्पीड से चल रहे हैं, तो हमको क्या करना है, उससे आगे बढ़ना है। तो क्या करेंगे? अब आप बोलोगे सर अगर आगे बढ़ना है तो सीधी सी बात है कि आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर वो 50 से चल रहा है तो हो सकता है हमको 51 करना पड़े, 52 करना पड़े, या और अगर हम लोग 50 करेंगे तो कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो 50 से पहले से चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसका कैलकुलेट किया, हमारे माइंड में क्या किया, उसका गणना करी कि भाई वो किस स्पीड से जा रहा है, उससे ज़्यादा स्पीड हमको जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग कहीं ना कहीं भिड़ जाएंगे, है ना कहीं क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना होता है कि सिर्फ गणने का मतलब ये नहीं कि जोड़ बाकी गुणा भाग करना होता है। चाहे आपके घर में पंखे जल रहे हों, लाइट जल रही हो, जो कुछ भी चीज़ है वो गणित के द्वारा ही संभव है। बिना गणित के कभी भी कोई बातें संभव नहीं हो सकती। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें कि गणित का जो है, गणित में क्या होता है, अंक यूज़ करते हैं, संकेत यूज़ करते हैं और चिन्ह करते हैं। अंक का मतलब 1 से 9 और 0 हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में संकेत अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, अलग अलग चित्र बना करके गणित को समझाते हैं। तो ये जो है हमारे पास में कि हम लोग गणना ही नहीं है, केवल गणना नहीं है गणित का मतलब, इसमें अलग अलग संकेत भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या कि एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा, गणित एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा किसी भी दिशा का परिमाण, है ना, कोई भी वस्तु जो है उसका क्या करेंगे, परिमाण पता कर सकते हैं, दिशा ज्ञात कर सकते हैं, वो अलग किस जगह पर है उसका बोध किया जा सकता है। किसके द्वारा? गणित के माध्यम से। किसके द्वारा? गणित के माध्यम से। बात क्लियर है? तो अब गणित की अलग अलग लोग, है ना, हमारे क्या हुआ, गणित में अलग अलग लोग आए। कौन आए? अलग अलग गणितज्ञ आए, अलग अलग टाइम के साथ में। तो उन्होंने सबने अपनी अपनी भाषाएं दी है, अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। भाई कि मैं अगर होता तो गणित को ये बोलता, अगर कोई और आता, जैसे हमें भाई अगर हमसे कोई कहता है कि गणित का क्या मतलब है, तो हम अपनी समझ के अनुसार बात करेंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि बहुत सारे गणितज्ञ आए और इन सभी गणितज्ञों ने गणित भाषा को एक नई परिभाषाएं दी है। क्या बोला है? एक अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो इन सभी परिभाषाओं को हम लोग क्या करेंगे, अभी समझने वाले हैं। इन सभी परिभाषाओं को हम लोग अभी समझने वाले हैं और आप लोग क्या करेंगे, इन सभी परिभाषाओं को हूबहू याद कर लेना। वो सीधा आपको नाम पूछेगा, है ना, कि क्या पूछेगा, सीधा आपको कि नाम पूछेगा कि भाई ये जो है वो किसने, है ना, ये किसकी परिभाषा है या ऐसा किसने कहा है। क्या पूछा जाएगा? ये किसकी परिभाषा है या फिर ऐसा
किसने कहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है आपका लोग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करें, किसकी बात करें कि भाई लोग ने क्या बोला, किसने, लोग ने क्या बोला है। ठीक है, तो लोग क्या बोलता है कि गणित एक वह मार्ग है, क्या बोलता है लोग, कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने के आदत का विकास होता है। ठीक है, बात समझना कि लोग क्या बोल रहा है कि गणित एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा बच्चे यानी कि स्टूडेंट के माइंड में क्या करते हैं, तर्क। जैसे हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं तो लोग, आपने अगर देखा होगा कि रीजनिंग उन लोगों की बहुत अच्छी होती है, या लॉजिकल सोचने का तरीका जो होता है वो उन लोगों का बहुत अच्छा होता है जिनकी मैथ होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिनका गणित अच्छा है वो उनका रीजनिंग अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उनकी जो सोचने का क्षमता है वो क्या होता है, उसका विकास हो जाता है ना। बात समझ रहे हो, क्योंकि गणित में क्या होता है कि हम लोग हर एक बार क्या होता है कि चीज़ें हमको बहुत कम दिखती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन जो है वो हम लोग क्या अपने तर्कों के द्वारा करते हैं, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं हम लोग कि गणित का जो कह सकते हैं कि मस्तिष्क में क्या होते हैं कि तर्क करने की आदतों का विकास होता है। ये बोला किसने बोला, लोग ने बोला। आपको क्या याद रखना है कि भाई तर्क करने की आदत का विकास कौन बोलेगा, लोग करेगा, तर्क है ना, लोग करेगा। ठीक है, तो ये आपका पहली परिभाषा थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये सीटेट में बहुत बार आ भी चुकी है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगली बात करें, अगला कौन है, मार्शल एच स्टोन। ये क्या बोल रहे हैं भाई, मार्शल जी क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मार्शल जी क्या कह रहे हैं कि गणित एक अमूर्त व्यवस्था है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर एक मूर्त रूप देती है। अब आप बोलोगे ये मूर्त और अमूर्त क्या बातें हो गई, है ना। आप क्या बोलोगे कि भाई ये मूर्त और अमूर्त क्या हो गया, तो इसने क्या बोला, समझना बात को, कि गणित जो है वो एक अमूर्त व्यवस्था है। अमूर्त का मतलब होता है कि जो वस्तुएं चल फिर नहीं सकती है, जो वस्तुएं चल फिर नहीं सकती है, मतलब बिल्कुल निर्जीव। अमूर्त का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, निर्जीव कह सकते हैं। अमूर्त का मतलब क्या कह सकते हैं, निर्जीव। निर्जीव का मतलब ये है कि, निर्जीव का मतलब ये होता है कि जो जानवर, या हम लोग कहते हैं ना कि भाई मरा हुआ इंसान है, मरा हुआ जानवर है ना। अब बोलोगे मरा हुआ इंसान कैसे, वो तो डेड बॉडी कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्जीव बोलेंगे। तो बोला कि गणित एक अमूर्त व्यवस्था है। अमूर्त व्यवस्था कैसे, जैसे कि हमने संख्याएं लिखी, वो भी क्या हुआ, चलती थोड़ी ना, जीवित थोड़ी ना है। ठीक है, संख्याएं हैं, संकेत है, ये सब भी क्या है, अमूर्त है, मड़ी हुई है ना, कुछ नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसा काम करते हैं, है ना, कि अलग अलग चीज़ें मिल करके एक मूर्त रूप देती है। जैसे कि हमने बोला कि भाई गाड़ी का मीटर है ना, हम लोग अगर किसी बाइक को चला रहे हैं तो उसका मीटर है, वो अमूर्त है। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में यूज़ हुआ तो वो मूर्त रूप में, मशीनें पड़ी हुई है ना, एक जगह पड़ी हुई है, लेकिन हमने उसको इंजन बना करके उसको चला दिया, एक जगह से दूसरी जगह पर गए, तो वो कैसे, वो जीवित हो गया, सजीव हो गया ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई गणित जो है वो एक अमूर्त व्यवस्था है। बोलो क्या व्यवस्था है, एक अमूर्त व्यवस्था है जो क्या करती है, बोलो क्या करती है, तो अमूर्त तत्वों से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर बनी है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, और उसको एक मूर्त रूप देती है। मूर्त का मतलब है कि उसको जीवित रूप में कर देती है। बोलो कौन, तो गणित। ठीक है, तो आपके पास में मार्शल एस्टो ने ये बोला है। ठीक है, अगली हम लोग बात करें आगे की, तो अगला जो आता है वो है आपका बर्ट्रैंड रसेल, है ना। अगर आपको याद नहीं रहा इसको बोलना आंद्रे रसेल। क्या याद रखोगे, आंद्रे रसेल, भाई बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, हम लोग सभी जानते हैं आंद्रे रसेल के बारे में। तो ये जो है वो कौन है, बर्ट्रैंड रसेल। बोलो कौन, बर्ट्रैंड रसेल। मेरे साथ में आप लोग नाम दोहराते जाएं, इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको नाम याद हो जाएंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी बाद में। ठीक है भाइयों, तो आपको क्या करना है, बर्ट्रैंड रसेल। अब इसने क्या परिभाषा दी है वो समझो। बर्ट्रैंड रसेल साहब क्या बोल रहे हैं, बर्ट्रैंड रसेल साहब ये कह रहे हैं, ध्यान समझना, कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें वह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो किसी के बारे में नहीं जानते कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता गणित में, और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है ना। हाँ, गणित क्या करें, ये बिल्कुल उल्टी बात बोल रहे हैं कि क्या है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसके मतलब हम लोग कह ही नहीं सकते कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये भी नहीं भाई सही है गलत है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि गणित में हर एक बात की सत्यता की जांच की जाती है। गणित में क्या करते हैं, हर एक बात की सत्यता की जांच करते हैं हम लोग। कैसे, जैसे हमने कि लेफ्ट हैंड साइड वाला सोल्व किया, फिर क्या करते हैं, मतलब बायां पक्ष
सोल्व करके देखा, उसके बाद में क्या करें हमने कि उसका दायां पक्ष सोल्व करके देखा, तो वो क्या करेंगे हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो बर्टन रसल साहब यही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें वह भी नहीं जानते, मतलब वह भी मतलब कोई भी लोग जो गणित पढ़ते हैं वो भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बार होता है ना हमको कि अब ये लाइफ में क्या काम आती है, ऐसा बहुत बार होता है ना, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और न ही जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है, लेकिन जब आंसर आता है तो पता चलता है। ठीक है, तो ये बर्टन साहब ने बोल दिया। अब उसके बाद में कौन आते हैं, हमारे गैलीलियो जी, है ना। ये बहुत बड़े, आपके बाद में ये कह सकते हैं हम लोग, साइंटिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे, गणितज्ञ भी थे। यार पहले वाले लोग जो थे ना वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे, मतलब आज मैं भी इनका बहुत बड़ा सभी लोगों का फ़ैन हो गया यार। मतलब फिजिक्स भी उनको आती थी, केमिस्ट्री भी आती थी, मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, मतलब सब सब्जेक्ट में आज की तारीख में अगर मेरी बात करो तो मुझे गणित में कुछ आता है तो बाकी सब्जेक्ट में नहीं आता है, लेकिन इनके बारे में कुछ बात ही अलग थी, बोले सब सब्जेक्ट जानते हैं, है ना। चलिए, तो बात करें हम लोग गैलीलियो जी की। भाई गैलीलियो क्या बोलते हैं, है ना। गैलीलियो साहब क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझना कि गणित वह भाषा है, क्या बोल रहे हैं कि गणित एक ऐसी भाषा है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को एक ब्रह्मांड लिख दिया। उसने बोला कि भाई पूरी पूरी दुनिया को, है ना, एक शब्दों में लिख दिया, भाई संपूर्ण जगत को एक ब्रह्मांड लिख दिया है। वो सब कुछ क्या है, गणित के द्वारा ही पॉसिबल हुआ। कौन बोलते हैं, गैलीलियो, क्योंकि फिलोसोफर थे, है ना। ये क्या होते हैं कि भाई अपनी सिर्फ सोच फिलोसॉफी झाड़ते रहते, भाई अपनी भाई ऐसा था है ना। तो उसने क्या बोला, ध्यान समझना कि गणित एक ऐसी भाषा है, गणित एक ऐसी भाषा है, वह भाषा जिसमें परमेश्वर ने यानी कि भगवान ने पूरी दुनिया को एक ब्रह्मांड के रूप में लिख दिया। भाई एक ब्रह्मांड है ना, मतलब सभी चीज़ें उसमें आ गई। ऐसा किसने बोला, तो हमारे गैलीलियो जी ने ऐसा बोला। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई। एक पूरी दुनिया के बारे में बात करें। इसके बाद में हमारा था गाउस। इसने क्या हुआ कि ये फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, और गणित के बारे में। गॉस के नियम है ना, फिजिक्स में भी काम आ रहे हैं, मैथ में भी काम आ रहे हैं, ठीक है। तो गॉस साहब क्या बोल रहे हैं, है ना, गॉस हम लोग कहेंगे या गाउस बोलेंगे। जनरली हमारे इंडिया में हम लोग गाउस बोलते हैं, है ना। क्लासों में अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो इसको क्या बोलते हैं, गाउस के नियम बोलते हैं हम लोग। तो उसने क्या बोला कि गणित जो है वो विज्ञान की रानी। अगर आपको साइंस पढ़ना है, जैसे कि हम लोग शहद बनता है, तो शहद में क्या होता है, मधुमक्खियाँ होती है। शहद में कौन होता है, मधुमक्खियाँ होती है, और मधुमक्खियों में भी कौन होता है, उनकी एक रानी होती है, वैसे ही क्या बोला कि अगर साइंस पढ़ना है तो आपको उसकी रानी जो है, रानी कौन, गणित है। किसने बोला, गाउस ने बोला, माउस ने नहीं, गाउस ने बोला। क्या बोला कि गणित जो है वो क्या है, आपके विज्ञान की रानी है, विज्ञान, है ना, साइंस की क्या है, रानी है, रानी। चलिए अगली बात करें हम लोग कि भाई हमारा गिब्स साहब ने क्या बोल दिया, है ना। किसने, बस गिब्स साहब ने सीधा कह दिया भाई गणित क्या है, एक भाषा है। सिंपल सी भाषा में क्या बोल दिया, भाई गणित जो है ना एक भाषा ही है। तुम लोग कुछ भी मान लो, आंकड़े गणना वणना कुछ भी मानो, लेकिन मैं तो सीधे बात कह रहा हूँ, एक भाषा है। जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा सॉरी, वैसे ही क्या है, गणित एक भाषा है। सीधा बोल दिया गिब्स ने, और कुछ भी बात नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ, ये एक भाषा है, आपको पढ़नी है, आपको सीखनी। किसने बोला, गिब्स ने बोल दिया, खत्म। अब बात करें हम लोग बेकन साहब की, है ना, डेकन नहीं, बेकन, ठीक है। बेकन साहब क्या बोल रहे हैं कि गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार और कुंजी है। अब क्या बोल रहे हैं बेकन साहब कि अगर आपको किसी भी रिसर्च करना है ना, कुछ भी खोज पड़ताल करनी है, कहीं पर कुछ भी रिसर्च करना है, तो कोई भी साइंस हो आपका, चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, है ना, कह रहा है कि सभी विज्ञान, कोई भी विज्ञान A to Z, कोई भी विज्ञान, कौन कह रहा है, बेकन। कौन कह रहा है, बेकन क्या कह रहा है कि भाई सभी जो कुछ भी विज्ञान होगी उनका मुख्य द्वार कौन है, तो मुख्य द्वार जो है वो गणित है। मतलब एक मेन दरवाज़ा, गेट कह सकते हैं। किसी भी अगर साइंस को पढ़ना है तो आपको उसको मेन गेट से गुजरना पड़ेगा। मेन गेट का मतलब कौन है, गणित। आपको कहाँ से गुजरना होगा, गणित के माध्यम से गुजरना होगा। इसी कारण से आज भी सभी स्कूलों में, सभी का मतलब 1 से 10 क्लासों तक गणित पढ़ाई जाती है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को समझना है तो एक बेसिक आपको नॉलेज क्या होना चाहिए, किसके बारे में, गणित के बारे में। बात समझ रहे हो।
ठीक है। उसने बोला कि भाई मुख्य द्वार भी है और ये कुंजी है। कुंजी का मतलब क्या है? चाबी है। किसी भी बात को समझने के लिए, या अगर हमारे घर में अगर जाना है, अगर ताला बंद है तो हम सीधा अगर घर में जाएंगे, ताला बंद तो जा नहीं सकते, तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमको एक चाबी चाहिए कि चाबी से हम लोग ताला खोल करके घर के अंदर जाए। वैसे ही क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको साइंस समझनी है, क्या बोल रहे हैं? अगर आपको साइंस समझनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसकी कुंजी को समझना होगा। किसको समझना होगा? उसकी कुंजी को। और कुंजी कौन है? तो कुंजी जो है वो कौन है? गणित है। गणित है। बोलो कौन है? गणित है। क्लियर है बात? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और ठीक है, थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो आप बुरा ना माने, है ना। चलिए अगली बात करें हम लोग आगे। तो बेकन साहब क्या कह रहे हैं? ठीक है, बेकन साहब क्या कह रहे हैं कि गणित जो है वो तो हमारा हो गया। ठीक है, आगे बात करें हम लोग थोड़ा सा, है ना। मैंने जितनी भी परिभाषाएं हैं वो लिख रखी है, आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, अब कांट साहब क्या कह रहे हैं हमारे? ठीक है, कि इन्होंने क्या बोला, समझो बात को। इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने ये बोला कि एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई प्रकृति में, प्राकृतिक विज्ञान यानी कि प्रकृति में विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान कह सकते हैं। साइंस को हम लोग तभी साइंस कह सकते हैं, नेचुरल साइंस को, जब तक इसका जो भी है उसमें क्या हो? गणित विद्यमान होगी। बिना गणित के, क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि बिना गणित के इसको हम लोग, है ना, साइंस नहीं कह पाएंगे। कौन कहते हैं? कांट साहब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भाई गणित अगर आपको कहना है, गणित तभी पॉसिबल है जब तक इस मतलब क्या है कि साइंस तभी पॉसिबल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कि साइंस तभी पॉसिबल है जब तक कि उसमें क्या हो? गणित बनी रहे। बिना गणित के आप लोग उसको साइंस नहीं कह सकते हो। इसके बाद में आपका आता है हॉगबेन साहब का। किसका आता है? हॉगबेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट आईएमपी बात है। हॉगबेन साहब क्या कह रहे हैं आपको समझना है। हॉगबेन साहब क्या कह रहे हैं कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अगर आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानना चाहते हो तो ये क्लियर कर लो कि आपको गणित कितनी आती है। अगर आपको सभ्यता को समझना है, अगर आपको संस्कृति को समझना है, तो आपको गणित के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, कहीं पर खोज पड़ताल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? तो आप सभी ने देखा होगा कि भाई ये इतने साल पुराना है, तो कौन बताएगा? गणित। तो हम लोग गणित ही सबसे प्रारंभ से चल रही है, और हर एक बार में पूरी दुनिया में बिना गणित के किसी भी वस्तु का कल्पना करना ही असंभव काम है। साफ कह रहा हूँ मैं कि किसी भी वस्तु का कल्पना करना बहुत कठिन काम है बिना गणित के। बिना गणित के किसी भी बात की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये किसने बोला? हॉगबेन साहब ने। किसने बोला? हॉगबेन साहब ने, कि भाई सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अगली बात करें, किसकी बात करें? कि बार्थलोड, है ना। बार्थलोड साहब भी एक हमारे पास में एक आए थे गणितज्ञ। इन्होंने बोला कि गणित सभी वैज्ञानिक शोधों और एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। अगर आपको कोई भी रिसर्च करनी है, क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई भी रिसर्च करनी है, कोई भी शोध करना है, तो बोलो कौन आएगा आपको? गणित सिखा सकता है। कौन सिखा सकता है? गणित। क्योंकि एक उपकरण है, एक साधन के रूप में है। भाई जैसे कि खोदने के लिए हमको किसी और साधन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कुछ और मतलब लिखने के लिए, तो वैसे ही क्या है, एक गणित भी क्या है? रिसर्च करने के लिए आपके लिए एक उपकरण है। क्या है आपके लिए? एक उपकरण है। क्लियर है बात? तो ये जो अलग अलग लोगों ने क्या बोला है कि इसके बारे में बात करी है, गणित की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अलग अलग लोगों ने गणित की परिभाषाएं दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वो समझ में आया होगा, गणित की परिभाषाएं क्या क्या है। ठीक है, यहाँ तक हमने आज देख लिया इस क्लास में। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में फिर आगे से वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम लोग क्या है थोड़ा सा ढंग से समझे, है ना। और मुझे आप लोग कमेंट में बताएं एक बार कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, है ना। फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि अगर मैं सभी कुछ अभी इसी वीडियो में या इसी क्लास में करवा दूंगा तो हो सकता है कोई क्लास पूरी देखे या ना देखे। तो अगर आप कहोगे वीडियो बड़ा बनाना है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा करूँगा। बहुत सारे कहते हैं सर इतना लंबे लंबे वीडियो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। तो आप लोग बस अलग अलग फॉर्म में मैं बना दूंगा, मतलब 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो जितने भी बन सकते हैं बना देंगे। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ परिभाषाओं के बारे में
देखा है कि भाई अलग अलग लोगों ने गणित को क्या बोला। अगली क्लास में हम लोग गणित की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? गणित की प्रकृति क्या है, ठीक है, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।